हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं चंद्रशेखर कुमार आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सीटीईटी के सीडीपी लेकर आया हूं। इसे हम बाल विकास और अध्यापन के नाम से जानते हैं। आगामी सीटीईटी की तैयारी करने वाले या आगामी सीटीईटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह सीडीपी के मास्टर वीडियो है मेरा, और इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। यह पार्ट मेरा 2 है। इसमें हम जो है 5 अंक का पूछता है, जैसे समावेशी शिक्षा से संबंधित जो है उसकी अवधारणा हो गया, क्या अवधारणा क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। इससे संबंधित कम से कम 5 प्रश्न पूछते हैं 5 अंक को, और सारे महत्वपूर्ण बिंदु को चर्चा होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है इसमें पढ़ना है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। ऐसे देख रहे हैं कि जो है समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा। ये मेरा पॉइंट है, हेड टॉपिक है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी समझना है कि जो कोई बच्चे जो होते हैं पिछड़ जाते हैं वर्ग में, और उसको जो है चाहे कोई विकलांग है, इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको जो है क्या जो है विशेष आवश्यकता पड़ता है, उस बालकों को समझना और उसको विशेष शिक्षा देने की प्रावधान करना। ऐसे गैर लाभप्रद और अवसर से वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना। जैसे बहुत सारा लाभ से बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाता है, इस कारण से वो बच्चे जो है पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। और विभिन्न पृष्ठभूमि का अर्थ हुआ कि बच्चे जो है समाज में तरह तरह के होते हैं। किसी का आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है, जैसे गरीब हो, कोई पढ़ने में कमज़ोर होता है, किसी का जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता है, कोई विकलांग है, तो कोई दिव्यांग है। ऐसे स्थिति में वैसे बच्चे को जो है विशेष आवश्यकता को समझना चाहिए हर शिक्षक को, और विद्यालय में जो है शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है कि अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना। अधिगम का अर्थ होता है, क्या होता है, सीखना और समझना। तो इससे संबंधित जो है कोई भी चीज़ सीखने में बच्चा का अगर समस्या होता है, चाहे कठिनाई होता है, वैसे बालक को आवश्यकता को पहले समझ लेंगे, तब जाके शिक्षा उसको देना प्रारंभ करेंगे। कुछ जो है मेधावी छात्र होते हैं, जो कुछ सृजनशील होते हैं, कोई विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थी जो होते हैं, उस सारे की आवश्यकताओं को भी समझेंगे। तो सृजनशील बच्चे जो होते हैं या मेधावी छात्र होते हैं तो काफ़ी तेज होते हैं, और सृजनशील बालक का मतलब कोई भी चीज़ को रचना कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सृजनशील बालक जो है पढ़ने में भी तेज होगा, वह जो हस्तकला में या पेंटिंग वगैरह हो, इस सब में जो है काफ़ी जो है तेज हो जाते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं। तो ये हमारा 3 पॉइंट से 5 प्रश्न पूछ देते हैं। अब चलते हैं मुख्य पॉइंट की तरफ, जो सीटीईटी एग्ज़ाम में उससे बार बार पूछता है। हम बात कर रहे हैं अभी समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। चलिए इसका डिफिनीसन जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें सारे बच्चे आ जाते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ हुआ कि जो है मंद बुद्धि वाले बालक हो या अंधे बालक हो, चाहे बहरे हो, चाहे तेज भी बच्चे हो, उसको एक साथ जो है ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी समान रूप से सबको शिक्षा देते हैं, चाहे वह जो है पिछड़ा बच्चे हो या मंद बुद्धि के हो या अंधे हो या बहरे हो, सारे बच्चे को या तेज हो, सभी को एक समान शिक्षा और एक जगह रख के पढ़ाते हैं, वही हमारा समावेशी शिक्षा कहलाता है। आगे हम पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि समेकित शिक्षा से तात्पर्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से है। कहने का मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तो ठीक होते हैं, समान रूप से जानकारी उनको रहता है, सब विषय में जो है ठीक ठाक रहते हैं, एवरेज रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने में थोड़ा मंदबुद्धि के होते हैं, जो पिछड़ जाते हैं या किसी कारण में उसको समझने में कठिनाई होता है या कोई विषय में कमज़ोर रह जाते हैं। वैसे बच्चों को हम एक जगह जो है समान जानकारी वाले
वाले बच्चे के साथ रखते हैं उसको दोनों के एक साथ जो ग्रुप में रखते हैं, समेकित का मतलब हुआ कि एक जगह रखना, बांटना नहीं, अलग अलग नहीं करना कि तेज बच्चे को अलग रखो और जो कमज़ोर है या बहरे है या अंधे है उसको बच्चों को अलग छांटो, ऐसा नहीं करना है। दोनों के एक साथ रखेंगे तो समान रूप से शिक्षा होगा, उसी को हम समेकित शिक्षा कहेंगे। समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा उनके लक्षणों को पहचान की क्षमता होना अनिवार्य है। यानी जो बच्चे जो होते हैं उसमें कुछ विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, जैसे कोई कमज़ोर पढ़ने में होते हैं, कोई अंधे है तो उसको आगे हम बैठाएंगे, कुछ बहरे है थोड़ा कम सुनता है उसको भी अपने नज़दीक में बैठाएंगे, जो बच्चे जिनको दृष्टिबाधित है, जिनको आँख से दिखने में दिक्कत होता है उसको हम जो क्लास लेंगे वर्ग कक्ष में जो है खिड़की खोल देंगे, गेट खोल देंगे ताकि रोशनी का प्रबंध होगा, वो बच्चे जो है सही से श्याम पट्ट को देख पाएंगे, शिक्षक को देख पाएंगे और जो बातों को समझने का कोशिश करेंगे। तो उस शिक्षक को विशेष रूप से इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब इसमें और है कि उनके लक्षण को पहचान तो करेंगे ही, और जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, यानी शिक्षक को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे ज्ञान देना है। अगला पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, NCF शॉर्टकट इसको बोलते हैं। अंग्रेजी अगर बात करेंगे तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। तो यह 2005 में लागू हुआ था कि एकरा अनुसार क्या है कि शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होती है, यानी शिक्षक जो होते हैं वो सुविधादाता के काम करते हैं, यानी बच्चे को सहायता देता है, पढ़ाने का काम करता है, मदद करता है, कोई भी चीज़ को डायरेक्शन देता है। इसलिए जो है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है तो सुविधादाता। अगर CTT में पूछा हुआ क्वेश्चन है ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, परीक्षा में सुधार करने, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई है। यानी इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है, तो इसको हम ध्यान से देखें कि NCF 2005 का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा है कि टीचर जो है वो जो है टीचर का भूमिका सुविधादाता है, और इन्होंने कहा कि जो NCF 2005 के अनुसार बच्चे को जो शिक्षा देना हो बाल केंद्रित शिक्षा देना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ हुआ कि बालक को अभिरुचि को समझकर बच्चे को पढ़ाना। उसके बाद अगला है कि परीक्षा में सुधार करना, यानी NCF 2005 के अनुसार कि परीक्षा जो है समय समय पर होना चाहिए और सही से होना चाहिए, वैधता के साथ होना चाहिए, विश्वसनीयता के साथ होना चाहिए, और जाति, धर्म इस सब को जो है क्या कहा है कि इस सब पर विशेष फोकस नहीं करने के लिए, भेदभाव नहीं करने के लिए NCF 2005 कहता है। और जो है स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ने की भी बात की है NCF 2005। तो उसको एक NCF के लिए स्पेशल वीडियो में बना दिया हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ। अगर NCF 2005 आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप देखने का प्रयास करें, देखें। आगे है कि सारा भेदभाव को समाप्त करने की बात इसमें की गई है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा में सारे तरह के बच्चे होते हैं, उस सबको जो है शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। यानी समन्वित शिक्षा जो होता है, एक जगह जो हम शिक्षा देते हैं बच्चे को जो विशेष आवश्यकता हो या जनरल स्टूडेंट हो, तो उसमें जो है पाठ्य पुस्तक की भी उत्कृष्टता पर निर्भर करता है कि उसमें क्या मैटर दिया हुआ है, क्या पढ़ाना है, उससे भी उसमें विशेष फोकस करना पड़ता है। आगे है कि समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी समावेशी शिक्षा जो लागू हुआ उसमें जो है निःशक्त बालकों का मतलब हुआ जो किसी तरह से जो है दिव्यांग है, विकलांग है, पैर से सुनने में बहरा है, मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ है, उसको भी जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाना है, बालकों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि RTE 2009 के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। यानी इस पर कानून बन गया है, राइट टू एजुकेशन इसको बोलते हैं, 2009 में पारित हुआ था।
और जो है यह जो है इसके अनुसार जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क जो है शिक्षा देना है, पढ़ाना है, और 1 से 8 तक जो है वर्ग है एकदम निःशुल्क और जो शिक्षा प्रदान करना है। अगर जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा देना है, कम से कम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर गार्जियन नहीं देते हैं शिक्षा और बच्चे को कहीं दूसरे जगह भेज देते हैं, तो अगर वो काम पर लगा देते हैं तो उस पर जो कंप्लेन होगा, तो वैसे स्थिति में गार्जियन भी फंस सकते हैं। और जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे अगर कोई काम पर रख लेते हैं तो वो भी उसका जुर्माना होगा, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि RTE 2009 के अंतर्गत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 प्रधानाध्यापक को छोड़कर सुनिश्चित किया गया है। यानी राइट टू एजुकेशन के अनुसार जो है 2009 के अंतर्गत जो विद्यालय में छात्र शिक्षक का जो अनुपात है यानी 1 शिक्षक रहना चाहिए 40 स्टूडेंट पर। अगर सपोज डैट आपको जो है विद्यालय में 200 स्टूडेंट है तो उसमें हम 40 से भाग कर देंगे 200 में, तो 40 से हम 200 में भाग करेंगे तो 5 हो जाएंगे, तो 5 शिक्षक चाहिए। जहाँ पे 200 विद्यार्थी का एडमिशन है वहाँ पे कम से कम 5 शिक्षक चाहिए और 1 प्रधानाचार्य चाहिए, प्रधानाध्यापक, तो टोटल 6 शिक्षक चाहिए जहाँ 200 स्टूडेंट है। यानी 1 शिक्षक चाहिए, 1 शिक्षक पर 40 स्टूडेंट रहना चाहिए। इस तरह से ध्यान में रखेंगे अनुपात। अगला हमारा पॉइंट है कि RTE 2009 देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। ऐसे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, लेकिन इसका जो है अधिनियम जो पारित हुआ वो 2009 में हुआ। RTE 2009 में याद रखिएगा, लेकिन लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को। एकदम VVI क्वेश्चन। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वंचित बालक जो है, डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन किसको कहेंगे? वंचित बालक जो कोई भी चीज़ से जो है पीछे रह जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, चाहे वो समाज में हो, चाहे आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इस कारण से बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो शिक्षा से पिछड़ जाते हैं, तो उसको हम वंचित बालक की श्रेणी में रखेंगे। जैसे इसको डिफिनीसन देख लेते हैं। अलाभान्वित बालक वैसे बालक को कहा जाता है जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभान्वित समुदाय से आते हैं। यानी कि सारे रूप से सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी रूप से अलाभान्वित हो जाते हैं, उसको कहीं भी लाभ नहीं मिलता है। भारत में अधिकतर दलित एवं आदिवासी जाति के समुदाय से आने वाले बालकों की अलाभान्वित बालक के श्रेणी में रखा गया है। जो बच्चे जो है दलित है यानी कि और आदिवासी है जो दूसरे जगह घूमते रहता है और जो है अपना जगह बदलते रहता है, और दलित है, छोटे जात के है, उस सब को हम विशेष रूप से वैसे बालकों को जो हम अलाभान्वित बालक के श्रेणी में रखते हैं। ध्यान। तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या है कि अलाभान्वित या वंचित बालकों की प्रमुख विशेषता गरीबी व वंचन है। तो इस पर ध्यान में रखेंगे कि और जो है लाभान्वित या वंचित बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है कि वह गरीब होता है, बहुत चीज़ से वंचन होता है, वंचित रह जाते हैं गरीबी होने के कारण। अगला हमारा पॉइंट है कि वंचित बालकों का आत्मसंप्रत्यय नकारात्मक होता है, यानी निगेटिव सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि हमको जो है उसका विचार भी, आत्मसंप्रत्यय का मतलब आत्म का जो विचार होता है, व्यक्त करने का बात होता है, वो निगेटिव होता है, निगेटिव सोचता है, क्योंकि वो जानता है हम कि गरीब के बच्चे हैं, हम सब चीज़ से जो है लाभान्वित है, इसलिए जो है उसको नकारात्मक सोच हमेशा रहता है, याद रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि वंचित बालकों का बौद्धिक निष्पादन सीमित एवं अपर्याप्त होता है। बौद्धिक निष्पादन का मतलब जो बुद्धि से संबंधित कोई काम करने वाला बात होता है तो वो लिमिटेड होता है और अपर्याप्त होता है, वह कम सोचता है क्योंकि उसका दिमाग जो है संकुचित हो गया रहता है। अगला हमारा पॉइंट है पिछड़े बालक, ध्यान रखेंगे पिछड़े बालक। अगला हमारा पॉइंट है कि पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रेन इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो पिछड़े बालक का तात्पर्य है वैसे बालक से होता है जो बुद्धि, शिक्षा इत्यादि में अपने समकक्षों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। नाम पिछड़े बालक यानी पिछड़ जाता है पढ़ाई में। सपोज डैट कि एक स्टूडेंट है वो डेली 10 वर्ड याद कर लेता है, वर्ड मीनिंग, ठीक है,
तो अगर वो 10 दिन याद करती है तो 10 दहाई 100 गो वर्ड याद कर लिया। एक विद्यार्थी वहीं पे है, डेली 10 के जगह पे 5 याद कर रहा है, तो 10 में 5 से गुना करेंगे 50 वर्ड याद हुआ। तो 100 वाला तेज होगा कि 50 वाला तेज होगा। तो जो पिछड़ रहा है, दिन पर दिन कम पढ़ाई कर रहा है, कम डेली कलेक्शन करता है जानकारी को, तो वो बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं। और उसके भी जो है अपने समकक्षों का मतलब हुआ कि क्लासमेट, अपने क्लासमेट से वह जो है पिछड़ जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में जो है पिछड़े होते हैं, सब चीज़ में पिछड़ जाते हैं, खेल में भी पढ़ाई में भी। तो ऐसे बच्चे को शिक्षक का जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं, कारण ढूंढने चाहिए, उसको जो निदान करना चाहिए, तब तो अच्छे शिक्षक और आदर्श शिक्षक कहलाइएगा आप। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पिछड़े बालकों से तात्पर्य वैसे बालक से होता है जो शैक्षिक रूप से मंदित होते हैं। यानी पिछड़े बालक के दूसरा और डिफिनीसन है कि शैक्षिक रूप से मंदित होते हैं, जैसे खेलने उलने में खूब अच्छा रहेगा लेकिन पढ़ाई लिखाई में जो है पिछड़ जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बालकों में पिछड़ेपन का मुख्य कारण बौद्धिक क्षमता की कमी, यानी उसका बुद्धि का कमी है इसलिए पिछड़ जाता है। वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ जाता है। प्रतिकूल का मतलब वह विपरीत प्रभाव पड़ जाता है, वह जो है उस पर इफेक्ट डाल पाता है निगेटिव, यानी प्रतिकूल निगेटिव वर्ड है, अनुकूल जो है पॉजिटिव है। तो प्रतिकूल का मतलब हुआ उसको वातावरण सही से नहीं बन पाता है, इसलिए वो ज्ञान जो है बालकों में जो है पिछड़ेपन का ये भी कारण है। शारीरिक दोष हो सकता है, जैसे कमज़ोर होगा, विकलांग होगा, बुद्धि जो है कमज़ोर होगा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगा। स्वभाव संबंधी दोष होगा, उसका नेचर होगा कि ना हम ना पढ़ेंगे तो ना पढ़ेंगे। कर्तव्य त्यागिता इत्यादि उसमें मौजूद होता है, इसी कारण से बालकों में पिछड़ेपन का ये सब प्रमुख कारण है। याद रखेंगे, एग्जाम हॉल में ऐसा काम देगा नहीं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि साधारण मानसिक मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 52 से 67 के बीच होती है। यानी साधारण मानसिक मंद बुद्धि का होता है, यानी मंद बुद्धि तो है लेकिन साधारण मानसिक रूप से, तो उसको 52 से लेकर 67 तक के बुद्धि लब्धि उसके बीच में होता है। ऐसे बालकों के वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर 8 से 11 वर्ष के सामान्य बालकों के बौद्धिक स्तर के बराबर होता है। याद रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि अल्प बल मानसिक मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 36 से 51 तक होती है। ऐसे बालकों की सीखने की दर धीमी होती है और धीरे धीरे सीखता है, इसलिए अल्प बल मानसिक मंद बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इससे पहले था समान मानसिक मंद बुद्धि। साधारण मानसिक बुद्धि था वो कितना 52 से लेकर 67 तक, ये अल्प बल मानसिक मंद बुद्धि के बालक है तो इसका बुद्धि लब्धि 36 से जो है 51 तक है। अगला हमारा पॉइंट है कि गंभीर मानसिक मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 20 से 35 के बीच होती है। ऐसे बालकों को आश्रित बालक कहा जाता है। अगर कोई बालक है, कोई जो है विद्यार्थी है और गंभीर मानसिक मंदबुद्धि मतलब काफ़ी छोटा मानसिक रूप से ज़्यादा मंदबुद्धि बालक है, तो उसका बुद्धि लब्धि तो 20 से 35 के बीच में है, तो वह जो है दूसरे पर डिपेंड रहता है, घर के अन्य सदस्य पर, माता पिता या भाई बहन पर, यानी कोई दूसरे पर डिपेंड रहता है सारा काम करने के लिए, खाने के लिए, आँचाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, नहाने के लिए, सारे चीज़ के लिए वो जो है दूसरे पर डिपेंड रहता है। इस तरह से ज़्यादा मंदबुद्धि यानी बुर्बक उसको कहिए ना देहाती भाषा में। यहाँ एक और आया कि गहन मंदबुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि 20 से नीचे होती है। गहन मतलब साफ जो है से 0 से आप 20 के बीच में कहिए ना, वो काफ़ी जो है कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनका बुद्धि लब्धि काफ़ी कमज़ोर होते हैं। समझिए वो बेडे पे पड़ल रहते हैं, ना कुछ उसको आता है। अगला हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अपराधी बालक वह है जो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक या शैक्षिक नियमों का उल्लंघन करता है। अपराधी बालक किसको कहेंगे? जो समाज के सारा नियम को तख्ता पर धर देता है और जो है से अपना मनमर्जी करता है, बदमाशी करता है। विद्यालय में गया तो झगड़ा झंझट किया, शिक्षक को बात नहीं माना। आर्थिक स्थिति जो है उसका आर्थिक रूप से जो तंगी करता है, घर का पैसा लेकर के कुछ खरीद बिक्री करना या चोरी करना। नैतिक यानी व्यवहार तो उसमें बिल्कुल ही नहीं होता है, तो उसको अपराधी किस्म के बालक कहेंगे। वह सामाजिक के नियम के नहीं चलेगा, विद्यालय के नियम पर नहीं चलेगा, इसलिए अपराधी बालक को ऐसे कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रतिभाशाली बालक, टैलेंटेड चिल्ड्रेन किसको कहेंगे? तो पॉल बिट्टी के अनुसार जो है प्रखर बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। यानी कोई भी काम करता है तो सही से करता है और उसका
सोचने की क्षमता जो होता है उच्च होता है, उच्च लेवल के बात सोचता है, उसको प्रखर बुद्धि होता है, यानी बुद्धि जो होता है, इंटेलिजेंस जो होता है तेज होता है, कोई भी चीज़ पर सही सही सोचता है। भोला सर। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रतिभाशाली बालक वे है जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर है। ऐसे कहीं कहीं किताब में 140 से ऊपर दे देता है, कहीं 130 से ऊपर देता है, 120 से दे देता है, तो 120 से है उसको प्रतिभाशाली बोलेंगे, और जो है काफ़ी ब्रिलियंट होगा तो 140 होगा। अगला है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो लगातार उच्च स्तर का कार्य निष्पादन किसी भी समान प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। यानी कोई सिंपल जो है कोई कंपटीशन है, सिंपल कोई कंपटीशन है, उसमें प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो लगातार जो है उच्च स्तर के कार्य करते हैं, बढ़िया से अंक प्राप्त करते हैं, जो है वो जो है ब्रिलियंट होता है, काफ़ी जो है नंबर अंक उठाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया है। यानी जो अभिसारी चिंतन किसको कहा है, तो सृजनात्मकता के लिए इसका शब्द का प्रयोग कर दिया है। अगला पॉइंट है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को ब्रेल स्टॉर्मिंग विधि की सहायता लेनी चाहिए। अगला है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। यानी सृजनात्मक बच्चा जो होता है कि कोई भी चीज़ पर देख करके जो है कोई भी चीज़ को चिंतन करता है और समस्या को समाधान कर लेता है, वैसे छात्र को हम सृजनात्मक विद्यार्थी कहेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि सृजनशीलता वह अवधारणा है, सृजनशीलता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन विचारों को जन्म दिया जाता है। मौलिकता, धारा प्रवाहिता तथा लचीलापन इसके प्रमुख तत्व है। यानी सृजनशीलता वह अवधारणा है जिसमें जो है उपलब्ध जो भी साधन रहेगा उसमें नवीन विचार लाएगा, नया विचार को जन्म देता है, और कोई भी चीज़ को मौलिक बात होता है और जल्दी होता है। अगला पॉइंट है, पढ़ने की अक्षमता संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। ऐसे बालक चोटी को रोटी एवं दरवाज़ा को बाजा पढ़ते हैं। यानी पढ़ने के में जो कठिनाई होता है, सही से उच्चारण नहीं कर पाता है, रीडिंग देने में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, और जिसको लेखन संबंधी विकार होता है उसको हम डिसग्राफिया बोलते हैं। तो गणित में जो दिक्कत होता है उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो इस तरह से हम एक वीडियो और जो है बना चुका हूँ डिसलेक्सिया से संबंधित जो है अधिगम अक्षमता वाले, उसको भी देखना न भूलें। अगला हमारा पॉइंट है कि गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के विचार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। एकदम आ ही गया, गणित संबंधी जो भी अधिगम अक्षमता होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसको हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि बच्चे तब सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेते हैं। यानी वो अपने रुचि लेगा, उसको मन होगा खेल में या भी कोई भी गतिविधि में, तो ज़्यादा जो है बच्चे जो है उसमें काम करेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे, वह बच्चे जो है तब वह सृजनशील होंगे। ज़बरदस्ती किसी में हम भाग लेवा दिए कार्य में, तो गतिविधि में, तो वह बच्चे सृजनशील नहीं हो पाएंगे। क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के विभिन्न भेद होते हैं। ऐसे बच्चों में शामिल क्या क्या होते हैं, ऐसे देखिए। एक में है कि इसमें शामिल होता है बौद्धिक दृष्टि से, जैसे प्रतिभाशाली बालक तथा मंदबुद्धि बालक दोनों आ जाता है। किसमें, तो बौद्धिक दृष्टि में, यानी कि इंटेलिजेंसिव विजन्स में ये प्रतिभाशाली बालक तथा मंदबुद्धि बालक दोनों आ जाएगा। दो में है कि शैक्षिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो तीव्र बालक तथा पिछड़े बालक, दो तरह के बालक होता है। कोई तेज़ी से सीखने वाला बालक होता है, कोई जो है धीरे धीरे सीखने वाला होता है शैक्षिक स्तर पर। उसके बाद है शारीरिक रूप से जो है दृष्टि से, अगर शारीरिक दृष्टि से अगर बात करें तो बहरे बालक, कम सुनने वाले बालक, अंधे बालक, दृष्टिकोण से युक्त बालक, विकलांग बच्चे, ये सब आ जाते हैं इसमें। अगला है कि अगर समस्या समाधान के श्रेणी में अगर रखा जाए तो यहाँ समस्यात्मक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो सामाजिक दृष्टि से जो है कुसमायोजित बालक तथा संवेदात्मक असंतुलित बालक, ऐसे सभी विशिष्ट बालक
शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु तथा धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं। यानी इस अगला हमारा पॉइंट है प्रतिभाशाली छात्र से संबंधित। यानी प्रतिभाशाली छात्र की विभिन्न विशेषताएं होती है, जैसे इनमें पढ़ने लिखने में रुचि होती है, कठिन विषयों में रुचि, शब्द भंडार व्यापक, समस्याओं का समाधान तीव्र गति से करते हैं। यानी तेज बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली, कोई भी समस्या को जल्दी समाप्त कर देते हैं। कठिन विषय में भी रुचि ले सकता है, प्रतिभाशाली बच्चे टिकते हैं विषय वस्तु समझने में, लिखने में, पढ़ने में, सब चीज़ में रुचि लेते हैं। समस्या समाधान में भी रुचि लेते हैं, तीव्र गति से कोई काम करते हैं तथा इनमें मानसिक क्रियाओं, तर्क, चिंतन, निर्णय स्मरण करने की योग्यता अधिक होती है। कोई भी चीज़ पर चिंतन करता है, तर्क भी करता है, निर्णय लेने का क्षमता ज़्यादा हो जाता है, स्मरण जो है याद करने का जो शक्ति जो है इसमें अधिक होता है। कौन बच्चे में? तो प्रतिभाशाली बच्चे में। यह कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण न हो तो ऐसे बच्चों कम प्रेरित अनुभव करती है और ऊब जाते हैं। अगर बच्चे को ठीक से जो है पढ़ाई नहीं होता है तो बच्चे जो है मन नहीं लगता है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ज़्यादा समझना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ाई खोजता रहता है। तो अगर एक ही बात को रिपीट क्लास में ज़्यादा करेंगे तो ये बच्चे ऊब जाते हैं, उबाऊ होते हैं। तो उम्मीद है कि CDP का मास्टर वीडियो पार्ट 2 आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में जो है इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल देखें, पूरा देखें। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखें। और मेरा जो है मास्टर वीडियो जो है CDP का मास्टर वीडियो 3 भी आएगा और उसको भी देखना न भूले। तो मैं जो है तीनों पार्ट को हम बहुत बारीकी से समझाए हैं, इसमें मुख्य जो है महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया था जो आगामी CTT एग्ज़ाम में CDP में समस्या को हल हो जाएगा, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसको जो है देखना ना भूले। हम 3 पार्ट में इसलिए बांटे कि पहला बाल विकास था, उससे 15 अंक पूछता है। इसमें समावेशी शिक्षा का अवधारणा से संबंधित 5 प्रश्न, जैसे पिछड़े बालक हो गया जो है, इसमें प्रतिभाशाली बालक हो गए, मेधावी बालक हो गए। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कठिनाई को समझना, समस्या अधिगम में जो कठिनाई है उसको समझने से संबंधित इसमें वीडियो था। आगे जो हमारा पार्ट 3 में होगा वह अधिगम तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित है कि अधिगम में जो बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे न सीखेंगे, जल्दी कैसे सीखेंगे, पढ़ाने का तौर तरीका क्या है, बच्चे को कुछ जल्दी कोई बात को समझे, सीखे, भाषा का विकास कैसे करे, ये सब के बारे में चर्चा होगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।